एमजीसी का कल सेमेस्टर 1 का एकदम लास्ट टाइम रिवीजन है, तो बिल्कुल इसको बस ध्यान से समझिए, एकदम कॉन्सेप्ट को बस समझ लीजिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत आपके माइंड में रहेगा और थोड़ा बहुत आप उसको बना करके अच्छे से लिख दीजिएगा। तो हम जो भी बोल रहे हैं उसको अच्छे से बिल्कुल समझिए। भारतीय इतिहास, पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की विवेचना करिए। तो भारतीय इतिहास को जानने के धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोतों में विदेशी यात्रियों के द्वारा वृत्तांत का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके भारत का आगमन दृश्य भी हो रहा था, परंतु विवरणों में भारत की कला, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं, सामाजिक आचार विचार, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के मूल्यवान। हम लोगों ने नालंदा की कहानी को देखा था, तो जो वो मगर मेगास्थनीज भारत आए थे, उन्होंने अपनी किताब में भारत के बारे में, नालंदा के बारे में लिखा। फान चांग आए थे और एक वेन सिंह, इन तरीके के लोग आए थे, फान हिन, जो कि चाइना के थे। इन्होंने अपनी किताब के बारे में, नालंदा के बारे में जिक्र किया हुआ था। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि इस तरीके से विदेशी यात्री ने भारत के बारे में जानकारी दी। जैसे कि आप देखिए डेट्स हैं, डेट्स को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये देख लीजिए, आप थोड़े बहुत नाम बस याद कर लीजिए कि यूनानी रोमन यात्री आए थे तो उन्होंने क्या बताया था। तो देखिए उन्होंने भारत के बारे में जानकारी लेखकों को से दिया था। तो बस किताब का नाम याद कर लीजिए कि मान लीजिए यूनानी रोमन यात्री जो आए थे ना, उन्होंने 3 किताबें लिखी थी, हेरोडेटस, कॉसियस और सिकंदर के सियमानी। उन्होंने इतिहास का जनक भी कहा जाता है हेरोस्टो। इन्होंने हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी में भारत फ्रांस संबंधों का विवरण मिलता है। इतना याद कर लीजिए कि हेरोडोटस ने, जो कि यूनानी रोमन यात्री जो थे हेरोडेटस ने, उन्होंने इतिहास का जनक भी कहा जाता है और उन्होंने 5वीं शताब्दी में भारत फारस संबंधों का विवरण मिलता है। कोसियस, वह ईरान के राज्य वैद्य थे और विवरण भारत संबंधी आश्चर्यजनक कहानियों के कारण अविश्वसनीय माना जाता है। वह ईरान के राज्य वैद्य थे और उन्होंने भारत के संबंधी आश्चर्यजनक घटनाओं को लिखा है। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक, सिकंदर के समकालीन यूनान के लेखक है, वो भी भारत पर लिखते हैं कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय कुछ ऐसी विदेशी विद्वान भारत आए जिन्होंने युद्ध की घटनाओं को लेखकबद्ध किया। यह उल्लेखनीय तथ्य है, यदि इन लेखकों को लेख ना मिलते तो भारत पर सिकंदर के आक्रमण की अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का ज्ञान भी ना होता। ठीक है, भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके भारत का आक्रमण के घटनाक्रम एवं तदयुगीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के आक्रमण पर लिखने वाले यूनानी लेखकों की मूल कृतियां तो उपलब्ध हैं, मगर इनके द्वारा परवर्ती लेखक स्ट्रैबो, प्लिनियन, एरियन के जो भी चीजें हैं, निकार, सेसोनियस, सुकतर का अधिकारी है, एरोलोबस युद्ध का इतिहास नामक कृति का सृजन किया। एनोस्टोरिका द्वारा सिकंदर की जीवनी लिखी गई थी। किसके द्वारा? ओनोस्टिकस। सिकंदर के पश्चात के लेखक ने भारत पर आक्रमण किया था, उन सारी चीजों के बारे में। प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु के शिष्य एवं मकदूनिया के शासक सिकंदर 380 के पूर्व भारत पर आक्रमण किया था और सिकंदर पर आक्रमणों के पश्चात भारत आने वाले विद्वान। जैसे आपने जोधा अकबर की कहानी देखा होगा, तो उसमें एक दिखाते हैं कि एक बैठ करके उनकी बुआ रहती हैं, हमेशा लिखते रहती हैं अकबरनामा, इन सारी चीज़ों। तो वो जो है भारत पर आक्रमण करके आए थे, लेकिन वो जो इतिहास लिख रहे थे, कुछ भी लिख रहे थे, तो वो छोड़ कर जाएंगे, तो उनसे भी तो हमारी इतिहास की जानकारी मिली। तो वो विदेशी जो थे, तो ये वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये विदेशी यात्रियों के कॉन्टेक्ट में पूछ रहा है जो कि घूमने आए थे और उन्होंने अपनी किताब का वर्णन किया था उन सारी चीज़ों के बारे में। मेगास्थनीज की हमने बात किया था, इन्होंने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के सभा में यूनानी सम्राट सेकुलस का राजदूत था। इनके ग्रंथ इंडिका में भारत संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ अपने मूल रूप से विलुप्त है, मगर परवर्ती विद्वानों द्वारा इसके उदाहरण मिलते हैं। सन 1846 में डॉक्टर स्वर्णको महोदय ने इन उदाहरण के स्थान पर संग्रहित कर प्रकाश किया था। 1899 में मैक्क्रिंडल महोदय ने इस संग्रह का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इससे मौर्यकालीन शासक, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार की वस्तु की जानकारी भी इससे मिलती है। ठीक है, और डॉकमस ने यह मौर्य सम्राट बिंदुसागर की राज्यसभा में यूनानी सम्राट के अंतिकोश के राजदूत थे। डायनोसोस, यह मिस्र नरेशी टालमी फुल्लोस का राजदूत थे। मौर्य सम्राट अशोक काल में भारत आए थे। स्ट्रोबो, इनकी कृति भूगोल में है, प्रथम सदी तक का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। प्लिनी द एल्डर, इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका नामक शताब्दी बुक 17वीं ईस्वी में लिखी। पेरीपल्स ऑफ द एरियन 3, इन्होंने 80 से 115वीं। चीनी यात्री कौन है? तो हमने बात किया था कि फायान, वेन सांग, ये सब आए, इन्होंने भी भारत के बारे में, नालंदा के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी। अरबी यात्री आए जैसे कि अल बरूनी, उन्होंने भी नालंदा के बारे में, तहकीक हिंद, तहकीक हिंद, सुलेमान अल मसूदी, इन सारे किताबों में आए और उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब जो है ना
एक-एक लाइन सुननी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम उनको जल्दी-जल्दी खत्म करना है। तो बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इनके बारे में हमको क्या लिखना है, और खुद की जो वर्ड्स होते हैं, जो भी आपने समझा है, उस चीज़ को समझ करके उनको वर्ड्स में लिख दीजिएगा, तो आपकी एग्जाम अच्छा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो भी प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करना है। तो इसमें आप लोग क्या करिए, देखिए शिलालेख अध्ययन, यानी जो शिलालेख पहले के जो भी राजा महाराजा थे, तो वो लोग क्या करते थे कि अपना शिलालेख लिखवाते थे। जैसे कि ये राजा हैं, कोई भी राजा हैं, तो वो अपना शिलालेख लिखवाते थे। तो शिलालेख के द्वारा क्या होता है कि हम लोग का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए, तो पहले तो शिलालेख के बारे में हम लोग अध्ययन करके उनके जो भी उनके काल के बारे में, कौन से काल तक वो अध्ययन किए, उनके समय में जैसे कि कौन सा मेटल यूज हुआ, इस समय से पता चलेगा कि उस काल में कौन सा मेटल यूज होता था। इस तरीके की जानकारी हमें शिलालेखों के द्वारा पता चलता है। अब है प्रयाग प्रशस्ति। तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक दिग्विजय का व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे होता है ना, हाथी गुफा अभिलेख, चोदीराज खारवेल की विजयों का वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमान जूनागढ़ अभिलेखों के सुदर्शन पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख में मध्य प्रदेश के पास स्थित धन विष्णु में एहोल अभिलेख, ठीक है। अब है मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन, जैसे कि कुछ खुदाई होती है तो उनमें सिक्के मिलते हैं, तो उनमें लिखा रहता है कि इनका कब इन्वेंशन हुआ था और कब के टाइम्स पे ये चलते थे। और उस पर राजा महाराजा का एक रहता है कि लोगो भी रहता है ना, कि उनका कौन से राजा महाराजा के टाइम में कौन सा चलता था। और स्मारक मोनूमेंट्स, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के अवशेष, स्नान नागर, जैसे कि हमने एक मोहनजोदड़ो फिल्म देखा था, तो उसमें दिखाया जाता है ना, तो उसके स्नान घर के अन्नाग जो कि अन्न रखने के लिए, एक ग्रेनरी फूड स्टोर्स करने के लिए, वो पाटलिपुत्र का चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद एवं विभिन्न मंदिरों, इमारतें, मठ आदि, और नालंदा का जलाया गया तो उसका भी तो अवशेष सभी व्याप्त है। सामाजिक, धार्मिक अथवा आर्थिक परिस्थितियों में समझा जा सकता है। उत्तर भारतीय मंदिरों की नगर शैली, दक्षिण की द्रवन शैली और रूप बसेर, सब कुछ। मूर्तिकला एक हमने देखा है, आपने अगर 6th क्लास के मोहनजोदाड़ो, उसमें एक मूर्ति दिखाया जाता है कि किस तरीके का एक मोहनजोदाड़ो का था, उस पर थोड़ा बहुत डिजाइन भी बना हुआ था, और उसका क्वाइन भी है जो कि एक हिरन का एक सिंग वाला, वो उसको कोई समझ नहीं पाया। तो इसलिए मूर्तिकला, स्मारक के द्वारा, चित्रकला, पेंटिंग्स के द्वारा भी पता चल पाता है। जैसे कि अजंता एलोरा की गुफा पर, वहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से इंसान जो है वो जानवरों को मारता है। वहाँ की गुफा पर एक पेंटिंग के द्वारा ऐसी रेड कलर से ऐसी चिन्ह के द्वारा बस बताया हुआ है। तो इस तरीके से लोग वहाँ पे जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ उस टाइम पे लोग कैसे करते थे। तो मूर्तिकला के द्वारा भी, चित्रकला के द्वारा भी पता चलता है। अजंता एलोरा बाघ की गुफाओं पर चित्र किया गया, मध्य प्रदेश की बहुत सारी गुफाओं पर, ये सारी चीज़ों पर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की अवधारणा का वर्णन करें, कि भारतवर्ष की अवधारणा क्या है। तो हमने जाना था ना कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा था, तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा था, तो इसको आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि कैसे पड़ा था। तो देखिए मनु ग्रंथ के अनुसार क्या हुआ था कि उन्होंने, ब्रह्मा जी ने मनु को उत्पन्न किया, उनके 10 पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए। इन्होंने हमने भारत चैप्टर पढ़ाया, तो उसमें पढ़ा होगा आपने, तो पता चलेगा। तो भारत का नाम जो उनके पिता थे अजनाभ वर्ष, ठीक है, आजाद ऋषभ देव के बड़े पुत्र का जो नाम था भरत था, और उन्हीं के नाम पर अजनाभ वर्ष, इनका नाम वजनाभ वर्ष था भारत का, पहले उससे पहले हिम वर्ष था। तो वही उनके जो ऋषभ देव के बड़े पुत्र अजनाभ वर्ष के राजा बने। इस तरह उन्हीं के नाम पे भारत जो है वो पूरी तरीके से फेमस हो गया और इसका नाम भारत हो गया, ठीक है। इन सारी बातों को हम लोग को पता चलता है, ठीक है। और ये अपनी विविध संस्कृति से भी जाना जाता है, इसका भौगोलिक परिस्थिति भी अलग है, यहाँ का संस्कृति भी अलग है। भारतवर्ष की अवधारणा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है, उन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हम लिख देंगे कि इसके उत्तर में कौन सी दिशा है, दक्षिण में क्या है। इसमें देखिए भारत का जो चौहद्दी है उसको एक साइड से लिख देंगे कि इसके दक्षिण में यहाँ पे हम लोग का जो वेस्ट साइड है श्रीलंका है, फिर इस टाइम में पाकिस्तान है, फिर इधर बांग्लादेश है, ऊपर साइड में चाइना है। तो इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद हम लोग का क्या होता है कि डिस्क्राइब द अवधारणा भारत की कंप्लीट होती है। अब है कि भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि का वर्णन करें। तो देखिए भारत का जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो तो बिल्कुल वही भारत के, एक बार हमने चौहद्दी लिख दिया। फिर ये देखिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, भारत का उत्तर का, इनको 4 भागों में हमने बांटा कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान, और ठीक है ना मध्य प्रदेश दक्षिण का पठार, सुंदर दक्षिण के मैदान, और भारत के निवासी तो है उन्होंने इंडो, जैसे कि भारत को
अलग अलग नाम दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और अलग अलग चीज़ों से उन्होंने रहा और इनके बारे में जाना और समझा। तो ठीक है, तो भारत की जो भौगोलिक दृष्टि है, पहले तो भारत की चौहद्दी को हम लिखेंगे भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि का वर्णन करने के लिए। फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो देखिए, देश के उत्तर के बीमार पठार से लेकर असम तक के विशाल क्षेत्र को हिमालय की पर्वत श्रृंखला के समान फैली हुई है और पर्वतों की दीवार भारत के एशिया के अन्य देशों से पृथक है। हिमालय की इस पर्वत श्रृंखला वेस्टर्न घाटी। तो देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, अगर आप भारत का मैप देख पाएंगे तो भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है और उन सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा वर्णन कर देना है। भारत की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, गंगा तथा सिंधु नदी का उत्तरी मैदान, आप इसको देख पा रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, भारतीय संस्कृति एवं परंपराएं। ठीक है, भारत की संस्कृति एवं परंपरा क्या रही है? तो भारत योग रहा है ना। भारत में जो है योग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जैसे कि उसको मेडिटेशन भी कहा जाता है। और जैसे कि वहाँ पे क्या होता था कि हम लोगों में योग जो है बहुत ही ज़्यादा पुराना माना जाता है और भारत की जो संस्कृति है उसमें योग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो में योग मुद्रा में भी विराजमान पशुपति शिव की मुहर मिलने का योग की प्राचीनता को सिद्ध करता है। भगवान शिव की जो मूर्ति मिलती है, नटराजन मिलता है, इससे पता चलता है कि योग और इस तरीके से किस तरीके से भारत में ज़्यादा इंपॉर्टेंस था योग का। ठीक है, वसुंधैव कुटुंबकम, ये तो पता है कि भाई भारत की संस्कृति हमेशा से रही है। इन्होंने किसी को भी, इसीलिए तो यही तो कारण है कि भारत में कौन नहीं आया, इस यहाँ पे यहीं पे जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ, यहीं पे बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुआ, यहाँ पे सिख धर्म के जो प्रचारक थे वो भी उत्पन्न हुए इस तरीके से और फैले। और भारत ही में उस टाइम पाकिस्तान था, बट यहीं पे तो शुरू हुआ ना। और सिख धर्म, फिर देखिए क्रिश्चियन भी आकर के यहाँ पे बसे, पारसी जहाँ पे उन लोगों को कोई जहाँ पे कोई ईरान में नहीं बच पाई, यहीं पे आकर के वो लोग बसे, थोड़े बहुत बच्चे। और तहाँ मुस्लिम लोगों को भी यहाँ के लोग आए और आक्रमण किए। क्योंकि वसुंधैव कुटुंबकम, यहाँ की यही नीति थी कि किसी से भी वैर नहीं करना, सभी लोगों को अपना समझना। ये लोग विश्व को ही पूरा परिवार समझते थे। यही कारण था कि सब लोग आकर के भारत में बसा। कौन सी ऐसी जाति है, कौन सा ऐसा धर्म है जिसके लोग भारत में नहीं रहते? यही कारण था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति में इतनी विशाल नीति थी ताकि भारत में सभी लोग आकर के रहें। और ठीक है, और यही दिक्कत है कि जैसे कि दूसरे यहाँ पे कोई भी बाहर से विदेशी लोग आते थे तो लोग उस पर आक्रमण नहीं करते थे। उन लोगों को लगता था कि ये तो अतिथि हैं और ये अतिथि को तो वो लोग देवो भगवान मानते थे। ठीक है, और इस तरह चीज़ों का नुकसान भी हुआ, लेकिन ये संस्कृति बहुत ही अतिथि देवो भव, जो भी उन लोग बाहर से आता था तो उसको ये लोग ये नहीं समझते थे कि चोर डाकू आतंकवादी आ गए, उसको अतिथि समझ करके उनका देवो भव कहते थे। अहिंसा परमो धर्म भारत की संस्कृति में अहिंसा हमेशा से परमो धर्म रहा है। हमेशा से हर चींटी तक की पूजा करने को महत्व बताया गया है। चींटी से लेकर के गाय कौ, फिर जो भी है, जो भी जानवर है, सांप, सारे लोग किसी को भी पूजा नहीं करते। लेकिन हिंदू धर्म की जो विशेषता है, जो भारत की संस्कृति रही है, इन्होंने अहिंसा परमो धर्म को बढ़ावा दिया है। और साथ ही साथ चींटी से लेकर के, सांप से लेकर के, गाय से लेकर के, हर पहाड़ से लेकर के पेड़ पौधे सबकी पूजा करने का महत्व बताया गया और अहिंसा को बिल्कुल ना करने का बिल्कुल कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म, सर्वमत संभव। भारतीय दर्शन में सर्वभौम संभाव की भावना निहित है, जिसका तात्पर्य सभी मतों के प्रति समान व्यवहार है। भारत में विभिन्न धर्म संप्रदाय पंथ होने के बावजूद भी समानता झलकती है। सभी एक ही परम ईश्वर की बात करते हैं और सभी का लक्ष्य नैतिकता को प्रोत्साहित करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। देखिए इसमें भारत में कितने सारे भगवान है, बहुत सारे। कोई राम जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई लक्ष्मी जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है। लेकिन सब लोग का उद्देश्य क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति ही परम उद्देश्य है। मानव जीवन मिला है तो मोक्ष प्राप्ति ही मेन उद्देश्य है और कोई नहीं। आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव का अर्थ है स्वयं को ज्ञान से प्रकाशित करना। देखिए ये भारत की जो सभ्यता और संस्कृति रही है, इसमें ज्ञान को बहुत ही अत्यधिक महत्व दिया गया है कि आपको ज्ञान जो है आपको जरूरी है। क्योंकि कहा गया है बहुत सारी संस्कृत के स्थितियों में कि अगर जो भी इंसान के पास ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है। क्योंकि अगर मनुष्य को पशु से अलग क्या बनाता है तो वो ज्ञान ही बनाता है। तो कई तरह की सांस्कृतिक स्रोतों में भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है उसको एक
पशु के समान माना गया, तो इसलिए इसमें आत्मदीपो भाव, खुद को एक मतलब एक नॉलेजेबल इंसान बनाने को कहा गया है, और खुद पे एक अच्छा काम करने के लिए, एक खुद को महान बनाने के लिए, और एक अच्छा ज्ञानी इंसान बन सके, और एक भक्ति अज्ञानता के मार्ग पर ना चले, ज्ञान से परिपूर्ण हो सके, खुद भी सही मार्ग पर चले और दूसरों को भी सही मार्ग पर चलाएं। ये भी भारत की आत्मदीपो भव का अर्थ होता है, ज्ञान के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करना और दूसरों को भी प्रकाशित करना अज्ञानता की ओर। भारत दर्शन में अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने की बात कही गई है कि ठीक है। और महिलाओं का सम्मान हमेशा से भारत की संस्कृति में रहा। इन्होंने देवियों का सम्मान, ये सब कहा जाता है ना, बेटी जो होती है लक्ष्मी का रूप होती है इत्यादि सब कहा जाता है, लेकिन भारत में हमेशा से महिलाओं का सम्मान होता था। लेकिन जब मध्यकालीन इतिहास का आया तो उस टाइम बहुत सारा आक्रमण होने लगे, तो उस टाइम से महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ पे हमेशा से सम्मान का बात किया जाता था। और यहाँ पे रामलीला का आयोजन अभी भी होता है, सब लोगों ने देखा ही होगा कि अलग अलग जगहों पर मतलब रामलीला का आयोजन होता है, कृष्ण जी बनते हैं और नृत्य नाटक करते हैं, क्योंकि वो भारत के का है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहा है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है रामलीला कृष्ण लीला का आयोजन, वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, कोई भी पूजा पाठ इत्यादि चीज़ें होती हैं तो ये वैदिक मंत्रोच्चारण, इसमें जो होती है सर्व चीज़ की शुद्धि किया जाता है, कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद की शुद्धि की बात नहीं करते हैं। जो भी वैदिक मंत्रोच्चारण होते हैं वो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी शांत हो, पूरा समाज शांत हो, तो वही वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा भी भारत की रही है और बहुत ही पुरानी और अच्छी परंपरा रही है। इससे हम लोग जो भी धूप जलाते हैं ना, वो आम की लकड़ी का होता है, घी इत्यादि से हवन करते हैं, उससे वातावरण भी साफ होता है। और तथा हम पूजा पाठ इत्यादि होता है तो उसमें से क्या हम लोग देखिए, पहले के टाइम में हम लोग क्या था कि चावल और क्या चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे। पहले के टाइम प्लास्टिक ये तो था नहीं, लोग मछलियों को खाना थोड़ी ना स्पेशल से देने जाएंगे, लेकिन पूजा पाठ इत्यादि करेंगे तो क्या है कि चावल और फूल तो चढ़ाएंगे कुछ कुछ, तो वो क्या होता था कि वही सारी चीज़ों को कहा जाता था कि जाके जल में विसर्जित करिए, ताकि जल के जानवरों की भी आप इस तरीके से सेवा कर सके, ठीक है। लेकिन आज उसको किस तरीके से गलत रूप में लिया जाता है कि हिंदू धर्म जो है वही सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाता है। नहीं, लेकिन उस टाइम में इसका उद्देश्य गंदगी फैलाने का नहीं था, उस टाइम में इसका उद्देश्य था कि जो जल के जीव हैं उनका भी विकास हो। इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से एक धर्म बनाया हुआ है जिसमें सारी चीज़ों का विकास किया हुआ है, कि आप चींटी से लेकर के बड़े से बड़े जानवर तक, जल के जानवर तक, पेड़ पौधा से लेकर के पहाड़ तक, आप सबको बचाएं, किसी को भी नहीं छोड़े। और साथ में ये भी कहा गया है कि सबसे प्रेम करें, विश्व ही पूरा हमारा परिवार है। और अतिथि देवो भव, किस तरीके की भावना है इस धर्म की, जो सबको, किसी को नहीं बोलता तुम गलत हो। और वो जब वही पूजा पाठ मंत्र कराता है तो वो कहता है पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, सर्वे देव शांति शांति, यानी वो पृथ्वी को शांत होने को बोलता है, अंतरिक्ष की कामना करता है। वो ये नहीं कहता है पूजा करते वक्त कि नहीं सिर्फ और सिर्फ हमारी शांति, वो सबको बोलता है कि सब कुछ शांत हो, अंतरिक्ष से लेकर के पृथ्वी से लेकर के हर एक चीज को वो शांत करने की बात करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषता हम लोगों ने जान लिया। अब हमारा क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। देखिए, खगोल विज्ञान और ज्योतिष, आप समझ रहे हैं ना कि खगोल विज्ञान क्या है। जैसे कि जो भी हमारे यहाँ अंकों का होता है ना, खगोल विज्ञान यानी कि क्या है, जो प्लेनेट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों को दिखाकर। जैसे कि भगवान राम का, ये आपने सुना ही होगा, भगवान राम का जब डेट ऑफ बर्थ नासा में डाला गया, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था ना, यहाँ पे ऐसे डेट ऑफ बर्थ के साथ तो नहीं लिखा रहता है, हिंदी में तो अलग रखा रहता है ना कि कर्क राशि जो थे वो मकर राशि में थे, कुंभ राशि में थे। उस तरीके से एक तिथि के अनुसार, जो दो तिथि के अनुसार जब डाला गया था तो नासा में एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ उनका निकल करके आ गया था। तो इसमें भारत की जो ज्योतिषी थी वो बहुत ही ज़्यादा सटीक है। बहुत सारी चीज़ों जो अंग्रेज़ों ने अभी पता लगाया है, उनके द्वारा मतलब साइंटिस्ट ने अभी प्रूव किया है, वो बहुत सारी चीज़ें भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत पहले से विद्वान है। जिसमें कि एक हनुमान चालीसा का बहुत ही फेमस लाइन है कि, एक फेमस लाइन है कि 100 योजन पर भानु। इसका अगर आप जैसे 100 योजन संस्कृत में लिखा हुआ है तो उसका अगर आप करिएगा तो उसका उतना ही इज इक्वल टू वैल्यू आता है जितना कि सन से लेकर के पृथ्वी तक का दूरी है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है भानु कि सूर्य का पृथ्वी से दूरी कितना है। हनुमान चालीसा का हजारों साल पहले लिखा हुआ है और अभी बाद में जा करके उन्होंने पता लगाया, ठीक है, और एग्जैक्ट उतना ही निकला। तो आप पता कर सकते हैं कि खगोल विज्ञान और ज्योतिषी में कितना अच्छा और अंतर रिलेशन था इसमें, ठीक है। और ऋग्वेद में
यहाँ पे 12 महीने और 300 ऋग्वेद में वर्ष को 12 महीने और 360 दिन में विभाजित किया गया था पहले से ही, ठीक है ना। और 5वें मंडल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वर्णन है, जिसका कारण राहु और केतु को माना जाता है। सारी चीज़ें वेदों में सब कुछ लिखी हुई है, ठीक है। और अब घटी दिन जैसे कि जो लोग भी कुंडली इत्यादि सब बनाते हैं तो उन सारी चीज़ों को, उनकी सारी चीज़ों की जानकारी है कि क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें पता होती है कि कौन सा ग्रह जो है वो कहाँ है। वो कोई साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज्योतिषी गणना, जन्म, डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग के द्वारा वो लोग पता कर पाते हैं कि कौन सा जो ग्रह है कौन सी स्थिति में है, सब कुछ पता कर लेते हैं वो लोग। तो इन चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि खगोल विज्ञान में कितना अंतर संबंध है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो भी आप समझ रहे हैं इसको अपने ही लैंग्वेज में जा करके लिखना है, बुक का लैंग्वेज नहीं, क्योंकि बुक का लैंग्वेज बहुत ही हार्ड है, मतलब अगर उसको समझने चलिएगा तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग कि खगोल शास्त्र के आचार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। खगोल शास्त्र के आचार्यों पर, खगोल शास्त्र यानी समझ रहे हैं वही जो भी चीज़ें हमने पढ़ी कि अभी खगोल जो भी अंतरिक्ष में चीज़ें हो रही हैं उनको खगोल, ठीक है। तो चलिए प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री को खगोल जगत के अनेक दृष्टिकोण दिए। आर्यभट्ट प्रथम, उन्होंने क्या कहा, भारतीय खगोल शास्त्री में आर्यभट्ट का उल्लेखनीय स्थान है। इनका जन्म पाटलिपुत्र के लगभग 446 ईस्वी में होता है। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम था। वह खगोल शास्त्र से संबंधित ज्योतिष पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आर्यभट्टीय प्राचीन व्यक्ति थे। उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिन्होंने ब्रह्मांडीय गतिविधियों का सूर्य केंद्र सूर्य को माना कि सभी, जिन्होंने बहुत पहले मान लिया था कि सूर्य केंद्र में है और सभी लोग इसके चारों ओर, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उन्होंने बताया कि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा एवं अन्य ग्रह प्रकाशित होते हैं। उन्होंने सूर्य का चंद्र ग्रहण का कारण ग्रहों की गतिविधि को माना। आर्यभट्ट के पश्चात उनके निशंक, पांडुरंग स्वामी तथा लांटदेव जैसे विद्वानों ने उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। सर्वाधिक प्रसिद्ध लांटदेव ने पोलिस तथा रोमक सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की और सर्ववेदांत गुरु के नाम से लोकप्रिय हुए। देखिए इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि जो सूर्य है वो बीच में रहता है और इनके ही रोशनी से सब कुछ रोशन होता है, लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च हुए तब को साइंटिफिकली प्रूवन माना गया और पहले मतलब इनका उतना नाम भी नहीं आता है, दूसरे वैज्ञानिकों का नाम आता है। तो इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था। तो इनकी देखिए कि खगोल शास्त्र के आचार्यों की टिप्पणी कहते हैं और उन्होंने क्या क्या दिया था। देखिए द्वितीय आर्यभट्टियम का सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध है, इसमें 18 अध्याय हैं, ठीक है ना। इनका सिद्धांत अब देखिए लल्लाचार्य, इनका जन्म हुआ था। अब देखिए इनका हम डायरेक्ट जानते हैं। इन्होंने गणित, जातक तथा तीनों पर वारमिहिर ने क्या लिखा था, इन्होंने रत्न उज्जैनी में लिखा था और इन्होंने समास संहिता नामक ग्रंथ के बारे में चर्चा किया था। ब्रह्मगुप्त ने खंड खाद्य स्थित भारत को अरबों की भारतीय ज्योतिषी का ज्ञान पहले से ब्रह्मगुप्त, जैसे कि इन्होंने 1 2 3 पहले इन्होंने समझाया, फिर अरबों ने यूरोपियों को समझाया और यही ज़्यादा जो होती है वो फेमस हो गई। अब भास्कराचार्य, इनका नाम तो सब लोगों ने जाना होगा। इन्होंने पाटी गणित या लीलावती, इनको अपनी रचनाओं को अलग अलग तरीके से बांटा। इन्होंने बीज गणितीय, गोल अध्याय, ग्रहण अदित और करण को जो अनेक तरीके की पुस्तकें लिखी। बलाल सेना ने सीए लक्ष्मण सेन के पुत्र थे। इन्होंने अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना की। खगोल का इतिहास लिखने में यह ग्रंथ सहायक है। इन्होंने खगोल का इतिहास ही लिखा दिया और तथा इतिहास की दृष्टि से भी उपयोगी है, ठीक है। इन्होंने खगोल का इतिहास लिखा जो कि दोनों से, खगोल और इतिहास दोनों से उपयोगी है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। ये क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि के उद्भव पर प्रकाश डालिए। तो देखिए अगर इस तरीके से जो ये चार्ट बनाया इस तरीके से आप लिखते हैं तो इसको लिख करके इसको आपको फुल पॉइंट मिलेगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि ब्राह्मी के उद्भव के विकास, पहले विदेशी और